नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी के 31 महीने पूर्व के गठबंधन में गांठ पड़ती दिखाई दे रही है। अक्टूबर 2019 में मिलकर सरकार बनाने के बाद दोनों दल एक साथ कदम ताल करते आ रहे थे। हर विधानसभा उपचुनाव साथ मिलकर लड़ा, पूर्व में हुए कुछ निकायों के चुनावों में भी साथ में ताल ठोकी। लेकिन 19 जून को होने वाले निकाय चुनावों में अब बीजेपी जेजेपी आमने सामने होने वाली है। गठबंधन में पड़ रही इस दरार का हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है, हमारा फैसला नहीं है। हमने तो अब भी यही कहा था बार बार कि हम मिल करके लड़ेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी को जो उम्मीद थी कि बीजेपी इस चुनाव में गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने गठबंधन से किनारा कर लिया तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का दर्द भी छलक उठा। हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है। पीछे 2 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ लेंगे। तो हमें कोई दरार नहीं होगी? एक ही पार्टी अलग अलग वोट मांगोगे जाके? अब जब उनका फैसला है ये, हमारा फैसला नहीं है। हमने तो अब भी यही कहा था बार बार कि हम मिल करके लड़ेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ। अब उनका निर्णय है, ये उनसे पूछो। तो ये गठबंधन की जो परंपरा है कि इसके खिलाफ निर्णय नहीं लिया गया है कल बीजेपी द्वारा? अब ये बात उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? जी, तो जेजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के इस फैसले के बाद गठबंधन सरकार के लंबा चलने की आस अब बिल्कुल खत्म सी हो गई है। यानी ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा के फाइनल से पहले इसी सेमीफाइनल में बीजेपी और जेजेपी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। इस निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहले ये ऐलान कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी को उम्मीद थी कि बीजेपी इस चुनाव में भी गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके साथ ही अब यह तय सा हो गया है कि बीजेपी जेजेपी 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर हाल में अलग अलग लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी और जेजेपी में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीजेपी ने जेजेपी को जोर का झटका दिया है। क्या जेजेपी इसे झटके के तौर पर ले रही है? विश्लेषण यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बीजेपी के सामने जेजेपी चुप है क्या? चुप भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खुल कर कह रही है कि भाई हमने तो गठबंधन धर्म निभाया है, बाकी उनका उनसे पूछ लीजिए। तो किसके सिर पर सजेगा ताज, जीत का ताज? कौन बनाएगा शहर की सरकार? छोटी सरकार किसकी बनेगी, ये तो बड़ा सवाल होगा ही। लेकिन बीजेपी जेजेपी के एकला चलोरे के फैसले का हरियाणा की राजनीति पर कितना गहरा असर पड़ने वाला है और क्या क्या असर पड़ने वाला, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पैनल के पास चले। पैनल से मिलवा देती हूँ। अमनदीप केसरी है हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के तौर पर। वंदना पोपली है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। अजय गुलिया साहब है जेजेपी से। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका। एक एक करके जैसे और मेहमान हमारे साथ बढ़ते चले जाएंगे, उन्हें भी मिलवाऊंगी। फिलहाल अजय गुलिया साहब, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। क्या दुष्यंत चौटाला से, या और थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक कहूँ तो जेजेपी से बीजेपी किनारा करने लगी है,
इस तरह के सवाल तभी से उठने शुरू हो गए थे जब से बीजेपी ने कह दिया कि हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। आपको तब पता भी नहीं था, हम ही ने ब्रेक की थी, खबर आप ही जुड़े थे। उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ के खड़े हो गए हैं कि अलग तरीके का समीकरण अब बैठने लगा है क्या प्रदेश में? क्या जवाब है? देखिए अनामिका जी, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ को प्री पोल अलायंस में थे नहीं। हाँ। ये तो उसके चुनाव के बाद में समीकरण बने कि हरियाणा प्रदेश को एक सरकार अगर देनी है तो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी माफी के साथ रोक रही हूँ सर, बड़ी माफी के साथ, सुनिए, बड़ी माफी के साथ रोक रही हूँ। जेजेपी के आप दूसरे प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बात कही 2 बार। जेजेपी के मुखारबिन से मैंने पर्सनली ये बात सुन ली है डिबेट में ही। जेजेपी ने 3-4 बार ये बात कह दी है हमारे ही पैनल में शामिल होने के बाद कि हम चुनाव से पहले तो गठबंधन में थे ही नहीं। मैं आप दोनों से ही चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा इसे ब्रीफ कीजिए कि आप लोग ये कहकर मुझे समझाना क्या चाह रहे हैं। पहले गठबंधन में थे नहीं ये कहकर आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही वाकई। नहीं, देखिए अनामिका जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। देखिए, जब हमने गठबंधन किया था 2019 में और हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार का गठन किया था, हाँ। तब ये तय नहीं हुआ था कि हम लोग आने वाले आगामी चुनाव साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब ये तय कर लिया कि उनको निकाय चुनाव में अलग जाना, ये उनकी सोच है। हम निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की हमारी तैयारी है, हम निकाय चुनाव में जाएंगे, निकाय चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है कि उन्होंने निकाय चुनाव में अलग जाना था, उन्होंने निर्णय ले लिया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कम से कम आने वाले समय में इससे हरियाणा प्रदेश की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूँ कि इससे देखिए लोगों के मन में एक संशय जरूर होगा कि 2024 का चुनाव दोनों साथ मिलकर के लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये लोगों के मन में एक संशय जरूर है। ये तो संशय नहीं है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में या गठबंधन की सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस बात की भी क्या गारंटी है? बीजेपी ने तो दिखा दिया है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है। ये सेमीफाइनल माना जाता है विधानसभा का। सर, अगर बीजेपी अकेले लड़ सकती है, जीत सकती है, तो फिर क्या गारंटी है कि वो आपका सहारा लेगी और अकेले नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव? नहीं अनामिका जी, मैं तो बिल्कुल इस बात की श्योरिटी नहीं देना चाह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता तय करेंगे कि मिलकर के लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये तो सोच उनकी होगी। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से आप इसको सेमीफाइनल कह रही हैं, ये देखिए जितने भी 40-47 चुनाव होंगे, इनमें आप एक चीज मान करके चले हैं अनामिका जी, टोटल 11% लोग हरियाणा, 10 से 11% लोग हरियाणा प्रदेश के वोट करेंगे। अगर इसको कोई सेमीफाइनल कहता है तो उसकी सोच है, नहीं है, क्या है। जननायक जनता पार्टी नहीं, आंकड़ों को लेकर आपकी बात बिल्कुल मैं स्वागत करती हूँ, आप जो मुझे बता रहे गिना रहे हैं। लेकिन सर, पसंद को लेकर भी इसे देखा जाता है सेमीफाइनल के तौर पर। नहीं तो समीकरण अगर हम बिठाने जाए तो बीजेपी किनारा करना चाह रही है क्या, या अगर किनारा कर भी लेती है तो वो कितनी मजबूत है, तो वो गणित भी अलग ही हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, सेमीफाइनल जब मैंने कहा तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पता चल जाता है कि लोग किन्हें पसंद कर रहे हैं। देखिए अनामिका जी, मैं एक चीज कह रही हूँ, मैं एक चीज कह दूं स्पष्ट। आप ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी किनारा करना चाह रही है। अगर बीजेपी किनारा करना चाह रही है तो उसको कौन रोक सकता है? मैं कह नहीं रही सर, मैं जानना चाह रही हूँ। सॉरी, मैंने बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ। नहीं देखिए अनामिका जी, अगर कोई राजनीतिक दल किसी से किनारा करना चाहेगा तो उसको कौन रोक सकता है निर्णय लेने के लिए? ये लोकतंत्र की खूबसूरती कोई ले सकता है। अगर मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी किनारा करना चाह रही होगी तो उसको कौन रोक सकता है? क्या उसको आप रोक सकते हैं? क्या मैं रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकते। लेकिन आज वक्त की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को, देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार चलाने के लिए लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट दिया था, दोनों दलों ने मिलकर के जो सरकार बनाई। और हम तो एक चीज कहते हैं स्पष्ट रूप से, हमने तो ये कहा था स्पष्ट कि ये हमारे वादे हैं, हम लोगों से करके आए हैं। जो इन वादों को पूरा करेगा हरियाणा प्रदेश में, हम उसके साथ जाकर के सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आश्वस्त किया कि हम आपके मैनिफेस्टो में किए गए वादे हम पूरा कर एक ही क्षमता में है, आपके साथ अलायंस में आकर के, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पूरे करें। हमने सरकार बनाई, पता है हमें, बिल्कुल। चलिए ठीक है। वंदना जी, अकेले एक ही सरकार में होते हुए अकेले सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग, क्या इससे गठबंधन में दरार जैसी कोई स्थिति नहीं है?
अनामिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वंदना जी की आवाज मुझे मिल नहीं रही है, प्लीज उठा दीजिए इनकी आवाज। अनामिका जी। जी मैम, आ रही है आवाज, बोलिए। जी जी, सबसे पहले अनामिका जी इस चीज को समझिए कि यहाँ पर दरार वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो पार्टी का संगठन है वो अध्यक्षीय प्रणाली का है, लेकिन कार्यकर्ताओं की तमाम रूप से बात को सुना जाता है। अभी आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश समिति की बैठक हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया। हिसार में 2 दिवसीय थी, मैं भी उसी के अंदर थी और बहुत खुले तौर पर इस बात पर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं की जो मन की बात थी वो ये चाहते थे कि निकाय चुनाव जो है वो अकेले लड़ने चाहिए और उसको आगे रखते हुए जब बाद में चुनाव समिति की बैठक हुई तो उसमें डिसीजन लिया गया कि इस बार जो निकाय चुनाव है उसमें हम अकेले जाएंगे और सिंबल पर लड़ेंगे। जहाँ तक दरार की बात है, हम सरकार, गठबंधन की सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं और पिछले इतने लंबे से चला रहे हैं और आगे भी बहुत बढ़िया से चलेगी। अगर सिंबल पर इलेक्शन नहीं होते निकाय चुनाव के तो मुझे लगता है तब भी सभी अलग अलग खड़े ही होते। नहीं मैडम, केवल निकाय चुनाव की बात कर ले। आप देखिए ना, प्रगति रैली हुई, इतनी अभूतपूर्व रैली हुई, इतने सारे लोग हजारों की तादाद में वहां पर पहुंचे थे, लोगों का हुजूम हमने देखा। वाकई ऐतिहासिक रैली उसे कहा जा सकता था, जिस हिसाब से सीएम साहब ने वहां पे घोषणाएं की और लोग वहां पर पहुंचे थे उन्हें सुनने के लिए। लेकिन वहां जेजेपी से कोई नहीं था। केवल निकाय चुनाव की बात नहीं है, ये खटास दिखने लगी है। इन दरारों को आप लोग भरने की कोशिश करें या ना करें, माने या ना माने, लेकिन अंदर खाने कुछ तो हुआ है सर मैडम, ये कहा जा रहा है। देखिए, सरकार और संगठन दोनों अलग चीजें हैं जी। इस चीज को मानकर चलिए। और संगठन ने ये डिसीजन लिया कि हम इस बार निकाय चुनाव में अलग जाएंगे, लेकिन खटास वाली कोई बात नहीं है। प्रगति रैली मुख्यमंत्री जी की थी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर मौजूद थे, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसका जेजेपी का आपकी बात सिर आंखों पर एकदम दुरुस्त फरमा रही है, मैंने शब्दशः मान लिया। कई मंचों पे हम इकट्ठे होते हैं, कई मंचों पर हम एक साथ होते हैं। सही बात। कई मंचों पर हम एक साथ होते हैं, कई मंचों पर हम अलग भी होते हैं। आपकी बात मैं मान लेती हूँ कि सरकार और संगठन दो अलग अलग चीज है। संगठन का फैसला था, इस फैसले में कुछ गलत नहीं है। आपने पहले फैसला ले लिया, अजय चौटाला ने बाद में फैसला ले लिया कि ठीक है हम भी अकेले जाएंगे और सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। यह आप लोगों का अपना अधिकार है, यह पार्टी के तौर पर उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। उससे पड़ने वाले असर पर मैं डिबेट लेकर बैठी हूँ। और चूंकि आपने कहा कि सरकार और संगठन दो अलग अलग चीज है, तो सरकार की रैली थी ना ये, हरियाणा की प्रगति रैली, इसमें नहीं दिखे थे, इसलिए मैंने ये पूछ भी लिया। तो आप ये कहना चाह रही है वंदना जी कि हरियाणा की राजनीति में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आप लोग अलग अलग निकाय चुनाव लड़ेंगे तो? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारा गठबंधन पहले की तरह ही चलता रहेगा, उसमें कोई भी असर नहीं है। निकाय चुनाव पर जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका ये सुझाव था, जिसको हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री हैं, जो हमारी टॉप लीडरशिप है, उन्होंने इस चीज को माना है और हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बिना सिंबल के भी होते, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अगर बिना सिंबल के भी होते तब भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने अपने खड़े होते ही है। सिंबल पे हो रहा है तो वो एक प्रश्न जरूर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अभी जब आप अजय गुलिया जी से प्रश्न पूछ रही थी कि प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस में ये सच्चाई है कि हमने उस समय जनता के हितों को देखते हुए जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन था उसको लेकर हम गए थे और हम दोनों पार्टियां साथ आई और हम दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर ये प्री अलायंस होता तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि जब पहले से डिसाइड कर चले कि एक साथ चलेंगे तो इलेक्शन साथ क्यों नहीं चल रहे। लेकिन ये पोस्ट अलायंस है, कोलिशन नहीं है, ये अलायंस है, तो मुझे लगता है वहाँ पर ये प्रश्न उठाना वाजिब नहीं है। बहुत सारे पोस्ट अलायंस के बाद भी आप लोग बाई इलेक्शन साथ लड़े थे ना, इसको लेकर कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, मैं इसे भी मान लेती हूँ वंदना जी, लेकिन पोस्ट अलायंस के बाद भी आप लोग बाई इलेक्शन तो साथ में ही लड़े थे। हो सकता है आगे और इलेक्शन भी साथ में लड़े, हो सकता है ना भी लड़े। नहीं तो फिर इसीलिए तो मैंने अजय गुलिया को भी क्वेश्चन किया था ना कि वो प्री और पोस्ट अलायंस क्यों समझा रहे हैं। जब खुद ही तय करना है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या प्री और क्या पोस्ट? मैं गलत कह रही हूँ क्या सुभाष जी? आवाज उठा दीजिए, एक बार मिलवा दूं मैं। सुभाष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और एक और खिड़की आप बड़ी हुई देख रहे हैं हमारे पैनल में, ये मनीष खटाना साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस, अक्सर हमारे पैनल में आपने इन्हें देखा है, मैं बहुत स्वागत करती हूँ। सुभाष जी, प्री पोस्ट का कहने का क्या मतलब है, आप समझ पा रहे क्या?
देखिए, आपने जो आशंका अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से व्यक्त की है वो बहुत सही है और उसके बड़े मजबूत आधार हैं और उस दिशा में मुझे लगता है बड़ी साफगोई के साथ जेजेपी के प्रवक्ता ने अभी अपनी बातों में स्वीकार किया कि लोगों के मन में संशय इससे जरूर होगा। और दूसरी बात, आपने बहुत सटीक जो प्रति सवाल खड़ा किए आपने भाजपा के प्रवक्ता से कि क्या बाई इलेक्शन आप साथ क्यों मिलकर लड़े, और एक बात उन्होंने कही कि संगठन का ये फैसला है। कार्यकर्ताओं का मंतव्य जानने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रकार का निर्णय लिया, तो संगठन का ही तो फैसला था जिसके आधार पर आपने सरकार मिलकर बनाई। क्या संगठन का फैसला नहीं था? ये तो आपके संगठन का फैसला था। बहरहाल मैं इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखना चाहता हूँ अनामिका जी, क्योंकि इसके राजनीतिक मायने आगे चलकर आपको बड़े अलग तरह के देखने आज मेरा डिबेट भी इसी पर है कि आगे इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, कैसा असर होगा। जी जी बिल्कुल, इसमें आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि भाजपा नेतृत्व चाहे कार्यकर्ताओं को यह आधार बनाते हो, उसका तर्क देते हो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन भाजपा नेतृत्व ये मानती है या वो ये चाहे राष्ट्रीय हो या फिर प्रदेश स्तर के, उनका ये मानना हमेशा रहता है कि भाजपा का आधार शहरी या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र में अधिक मजबूत है अपेक्षाकृत अन्य पार्टियों के, और जेजेपी को वो मानते हैं कि ये ग्रामीण आधार वाली पार्टी है या दल है। तो एक तो ये इनका एक अंदर खाते इनकी सोच ये रहती है, और दूसरा कि वो ये संकेत देना चाहते हैं कि हम अपने दम पर शहरी क्षेत्र में जीत सकते हैं। तीसरी बात है कि इस चुनाव के बहाने शहरी क्षेत्र में जो इनका अपना आधार अब तक रहा है उसका ये आकलन करना चाहते हैं इस एक छोटे चुनाव से। हालांकि मैं छोटा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निकाय का चुनाव है और इस निकाय में भी हाँ जी, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस चुनाव के बहाने भाजपा जो है अब शहरी क्षेत्र में जहां वो अपने को मजबूत मानती रही है परंपरागत तरीके से, हालांकि कई बार ये हिले हैं, वहां इनकी जड़ें वहां हिली हैं और ये आकलन इनका गलत साबित हो सकता है इस बार, लेकिन ये मानते हैं कि हम इसका इस बार आकलन कर लें। और यही कारण है कि ये सिंबल पर, हालांकि पिछला चुनाव भी इन्होंने सिंबल पर लड़ा था, जैसे गुरुग्राम नगर निगम का भी चुनाव की बात आप करूं तो उस वक्त भी इन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ा था। तो ठीक है, ये आकलन अपना करना चाहते हैं कि क्या स्थिति हमारी बनेगी 2024 से पहले, क्योंकि अभी और भी नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, ड्यू हैं, तो वो भी होंगे। तो इसके बहाने वो अपना आधार देखना चाह रहे हैं कि वो किस हद तक वो स्थिर हैं वहां, या फिर उसमें कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लोग इनको छोड़कर शिफ्ट हुए हैं दूसरी तरफ में। और आगे की बात है, चुनावी गठबंधन नहीं करने के संकेत निश्चित रूप से अलग प्रकार के जाएंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी शर्तों पर, चाहे वह सरकार में गठबंधन करके सरकार बनाए या फिर चुनावी गठबंधन करे, ये हमेशा ये पार्टी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर हमेशा अपनी शर्तों पर ये पार्टी गठबंधन करती रही है, एक्सेप्ट बिहार को छोड़कर, क्योंकि वहां नीतीश कुमार की गूगली के सामने इनकी चलती नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बैठक का दौर है, वो कार्यकर्ताओं से तबादला ख्याल ये करते हैं, वो सब एक अलग प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, वो करेंगे, लेकिन ये नेतृत्व का फैसला मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि इनका जो पिछली जो सोच है वो बरकरार अभी भी है और उसका ये आकलन करना चाहते हैं। बहरहाल इसके आगे और क्या असर पड़ सकता है, आगे फिर जब आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर वो बातें आपके सामने मनीष कटारा साहब, सरकार के ये दोनों पहलू, दोनों ही गठबंधन भाई अलग अलग चुनावी समर में जा रहे हैं, आपकी भी अपनी एक अलग तैयारी होगी, और इस बीच जब ये खबर आई और अजय चौटाला ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया, तो आपको निकायकरण आसान लग रहा है या आपको लग रहा है कि अब पेचीदगियां बढ़ गई, अब वो भी वोट मांगेंगे, वो भी वोट मांगेंगे? आप तो पहले ही थे, पहले आपको केवल सरकार से लड़ना था, अब दो अलग अलग पार्टियों से लड़ना है। देखिए, दो अलग अलग पार्टी नहीं है, दोनों ही एक ही पार्टी हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी बात को तो यहाँ पे अभी जिक्र हो रहा है कि अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, आप एक ही पार्टी कह रहे हैं। बेशक से अलग अलग, आज किस मुंह से वो जनता के बीच में जाएंगे कि आप बीजेपी को वोट मत दो, आप जेजेपी को वोट दो। जिस सरकार के साथ वो सरकार बनाए बैठे हैं, जिसके खिलाफ जनता ने जनमत दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने वोट मांगी, जिसके खिलाफ ये नारा था, एक ने कहा था जमुना पार, तीसरे ने कहा था 70 पार,
जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जिनके खिलाफ आप जनता ने आपको जनमत दिया, और उसके बाद आप सिर्फ अपने फायदे के लिए, कुछ मलाईदार महकमों के लिए आप उस सरकार में शामिल हुए, आपने वो सरकार बनाई, और जिन वायदों को लेकर जो आपके इलेक्शन से पहले जो वायदे हरियाणा की जनता के साथ थे, उसमें से आज तक एक भी वायदा, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन का हो, चाहे वो 75% की सरकार नौकरियों में हरियाणा की युवाओं की हिस्सेदारी को लेकर हो, ऐसे बहुत सारे वायदे थे जिनको लेकर ये सरकार आपस में बैठी और उन्होंने कहा ये वायदे पूरे होंगे। क्या उनमें से एक भी वायदा, चाहे वो जवान के साथ हो, चाहे वो किसान के साथ हो, चाहे छोटे व्यापारी के साथ हो, ना तो जेजेपी ही पूरा कर पाई ना बीजेपी। तो जनता के 8 साल अगर बीजेपी के माने जाएं और पिछले 3 साल जेजेपी के माने जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों पार्टियां अलग अलग सिंबल पर और अलग अलग जगह चुनाव में उतरेंगी। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो हमने जनता की मूलभूत सुविधाओं को आधार बनाकर, क्योंकि आज जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चाहे पानी को लेकर, चाहे बिजली को लेकर, चाहे सड़क को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे रोजगार को लेकर, जितने भी तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर आज हरियाणा को बहुत पीछे धकेला गया है। पिछले 8 साल की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हरियाणा को, युवा को, बेरोजगार को कोई रोजगार उपलब्ध करा सके। सुविधाएं भी नहीं दी हैं। बुनियादी सुविधाएं तो गुड़गांव हरियाणा में 66% से ज्यादा का रेवेन्यू शेयर करता है पूरे हरियाणा के अंदर। और अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो आपके सामने है, आपका भी गुड़गांव में आपका भी न्यूज चैनल है, आप देखते हैं कि कैसे सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। तो ये वो शहर है जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि संसार के मानचित्र पर है। लोग विदेशों से भी आते हैं, लोग विदेशों से भी गुड़गांव का नाम भी जानते हैं। उसके बावजूद भी गुड़गांव में थोड़ी सी बारिश से जलमग्न हो जाता है। बिजली अगर जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, आप देखिए बिजली के कट 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे। क्या इस सरकार ने एक भी बिजली का कारखाना लगाने का काम करा? 8 साल के अंदर मेट्रो को हुड्डा साहब ने 4 शहरों से जोड़ा। 2012 में परमिशन मिली, 11 में दिल्ली से बाहर जाने की, और मात्र 3 साल के अंदर 4 शहरों से मेट्रो जोड़ दी गई। तो उस 4 सालों में जो मेट्रो का विस्तार हुआ, उस 4 साल के बाद इस 8 साल के कार्यकाल में क्या भाजपा की सरकार और जेजेपी की सरकार 8 पिल्लर भी मेट्रो के आगे नहीं बढ़ा पाए? तो जनता की बात करने वाले लोग, अगर गुड़गांव की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल है आज 2.5 साल से मरम्मत मांग रहा है। मरम्मत के लिए वहां पर दीवारें तोड़ दी गई हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। भाजपा ने अपना कार्यालय तो आलीशान बना लिया, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तो बन गया एक साल में, 1.5 साल में, लेकिन सरकारी अस्पताल जो कि गरीब लोगों के जाने का सुविधा का केंद्र है उसको नहीं बना पाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लोग नारा देते थे, वहां बेटियों ने स्कूलों में ताला लगाकर अपग्रेड करने की मांग करी है। ऐसा पहली बार हुआ है, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों ने खुद स्कूलों में ताला लगाकर अपग्रेड की मांग करी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 8 घंटे बिजली गुल हो गई हो। ऐसा 70 साल में नहीं हुआ कि हर व्यापारी, हर वर्ग, हर कर्मचारी जिसने सड़कों पर उतरकर इस सरकार के मुद्दों पर जाएंगे निकाय के रण में। जनता के मुद्दे हैं, जनता सड़क पर है। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई कर्मचारी, ऐसा कोई विभाग नहीं है सरकारी जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ धरना ना दिया और जिनकी एक भी मांग इस सरकार ने सिवाय आश्वासन के। मेरा सवाल वही रहेगा यार जी, या अलग अलग लड़ रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? अभी भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे? देखिए, ये अलग लड़े या साथ लड़े, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जनता के बीच क्या कहकर जाएंगे कि ये उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सरकार में सम्मिलित है। अरे ये सवाल तो छोड़ रहे हैं ना आप खुल के बोलिए ना। आपके लिए आसान हो गया इनका अलग अलग जाना? हमारे लिए बहुत आसान है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, ये जनता के बीच में उस सरकार के खिलाफ वोट मांगेंगे जिस सरकार के साथ ये साथ बैठते हो, जिस सरकार के साथ इनके महकमे बटे हुए हैं। बारी आ गई है, रुक जाइए। अब आप हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता के तौर पर अमनदीप साहब है। काफी देर से आप सबको सुन रहे थे सर, आप लोगों की भी अपनी तैयारी होगी। और बीजेपी जेजेपी के भीतर जो ये चल रहा है, आपको लग रहा है कि हरियाणा में अब सियासी करवट नजर आ रहा है क्या आपको? जी अनामिका जी, सबसे पहले तो दोनों प्रवक्ताओं ने भाजपा के और जजपा के आपकी बात का जवाब वो नहीं दे पाए कि क्यों नहीं वो गठबंधन में लड़ पा रहे हैं। बस इतना कह रहे हैं कि पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने फैसला ले लिया। अरे उस फैसले का कोई कारण है, वो कारण क्या है, क्यों लिया ऐसा फैसला?
और मैं अनामिका जी से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, अतीत में जाकर आपको बताऊंगा कि ये जो गठबंधन इनका हुआ है असल में ये राजनीतिक गठबंधन नहीं है। हाँ। ये अवसरवादी गठबंधन है और एक सौदेबाजी है, ये सबको मालूम है। एक पार्टी, दो पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगे और जब सरकार के आंकड़े नहीं आए तो एक सौदाबाजी तय हुआ और उस सौदेबाजी के तहत ही सब महकमों का बंदरबाट हुआ और भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ। कहीं पर सरकार का आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। तो ये असल में इनका गठबंधन नहीं है, एक तरह की सौदेबाजी है जो अब उजागर हो रही है। अब सीधी सी बात यह है कि नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार में इनका हाथ रहे, ये इनका हिस्सा कोई हो जजपा का, इसलिए वो अकेला भ्रष्टाचार करना चाहती है और अकेले ही सरकार में जाएंगे। आज नगर निकाय के चुनावों के अंदर केवल एक ही मुद्दा, अभी तक भाजपा के ज्यादातर प्रतिनिधि वहां पर हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, सीवरेज का, वाटर का कनेक्शन नहीं है। ये थोड़ी सी जो बारिश की अभी बात जो साथी प्रवक्ता बता रहे थे, केवल पानी निकासी की केवल गुड़गांव की नहीं है, ये छोटे निकाय और नगर परिषदों के जो चुनाव होने जा रहे हैं इन सब के अंदर है। और ना कूड़ा कलेक्शन की समस्या और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट कोई महकमा आज के समय में है हरियाणा के अंदर तो वो नगर निकाय का महकमा है जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यूएलबी करती है और दिन प्रतिदिन हर रोज नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। और इनका जो गठबंधन असल में कोई भी राजनीतिक मायने में, ये राजनीतिक सीरियस लोग नहीं है, ये तो कमर्शियल पार्टीज हैं, ये व्यवसाय सौदे करने आती है, इनका सौदेबाजी होती है। यहाँ पर कोई मुद्दे के आप बताइए इनके गठबंधन में क्या कॉमन मुद्दे हैं जनता की भलाई के जो ये गठबंधन करें, इसलिए कोई मुद्दे आधारित इनकी कोई बात नहीं, इसलिए गठबंधन नहीं हो रहा। और दोनों साथी प्रवक्ताओं ने जो भाजपा और जजपा के नहीं जवाब दे पा सकते, ये केवल इतना ही कह सकते हैं पार्टियों का निर्णय। अरे भाई वो कारण क्या है? अभी आपने जो सेमीफाइनल की बात करी, इससे पहले मैं आपको बता दूं 2 जो उपचुनाव आए और 3 नगर निगम के चुनाव हरियाणा के अंदर हुए और उसके अंदर भी मैं तो ये मानता हूं कि उसके अंदर भी भाजपा अकेली ही लड़ रही थी क्योंकि जजपा ने तो अपना दावा ठोका ही नहीं उन चुनावों के अंदर और इन्होंने मुंह की खाई। 3 नगर निगमों के अंदर 2 में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारती है और ये आज दावा करते हैं कि नगर निकाय जीतेंगे, ये छोटे छोटे परिषद जीतेंगे। जो आज आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर चाहे नारनौंद में बात हो, जो इन्होंने नगर गांवों को, बड़े गांवों को अगर नगर परिषद बनाया है, लोग बदहाली से इतना तंग हुए कि उन्होंने धरने दे करके, पहली बार इतिहास के अंदर होता है ऐसा कि लोग डेवलपमेंट की तरफ नहीं, उन्होंने धरने दे करके वापस अपना स्टेटस गांव का करवाया। क्या हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में ऐसे उदाहरण मिलेंगे? वो क्यों करवाया? वो इसलिए करवाया क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके ये निकायों का बहुत बुरा हाल हो गया। इससे ज्यादा सुविधाएं तो लोगों को ग्राम पंचायतों में मिल जाती थी। अनामिका जी, ये जो केवल मात्र इनकी सौदेबाजी है, इनका व्यापार है और वो व्यापारिक समझौते हैं कि भाई अगर सीट पे मैं अकेला बैठूंगा तो सारी ग्रांट मैं ही खाऊंगा, अगर जजपा के साथ एक दो बैठ गया तो 10%। बिल्कुल क्यों नहीं है? आपकी क्या तैयारी है? हमारी पूरी तरह से तैयारी है। आप ग्राउंड पे जाइए, जितने मुद्दे आपकी आज की डिबेट निकाय चुनाव के ऊपर है, इतने मुद्दे किसी ने बताए क्या? और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि क्या कभी ऐसा उदाहरण मिला आपको कि लोगों को डेवलपमेंट के लिए उनका स्टेटस बढ़ा दिया गया है, ग्राम पंचायत को निकाय बना दिया, चैलेंज करके क्या मिलेगा सर? जो चुनावी रण में आपके सामने है उन्हें चैलेंज करे तो कोई बात बने। मैं चैलेंज उन्हीं को कर रहा हूँ। आप बताइए इनसे, आपके माध्यम से आप इनसे पूछ के बताइए कि भाइयों लोगों ने एक परिषद को, एक निकाय को वापस ग्राम पंचायत में क्यों तब्दील करवाया और आपके पास क्यों जवाब नहीं था? मंत्री जी आगे बढ़ती हूँ मैं। अजय गुलिया साहब जवाब दीजिए आप। देखिए अनामिका जी, मैं एक चीज तो स्पष्ट कर दूं। देखिए हम लोग अगर चुनाव साथ नहीं लड़ रहे हैं तो कम से कम खुले तौर पे तो साथ नहीं लड़ रहे हैं। ये क्या करके लड़ रहे हैं कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया। ये अब आपको तो कहना ही था। अब कांग्रेस के मेरे साथी मनीष खट्टर, आपको तो कहना पड़ा। नहीं, चाहे बीजेपी ने फैसला लिया, नहीं देखिए चाहे कहना पड़ा, लेकिन कम से कम लोगों के सामने स्पष्ट तो हो गया अनामिका जी। ये सही बात। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं किस मुंह से जाएंगे चुनाव में?
अरे रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का नॉमिनेशन, और दिल्ली के एक व्यक्ति को अजय माकन जी को हरियाणा से, ये इसीलिए तो कि कांग्रेस के अंदर फूट नहीं, कांग्रेस के अंदर तो कई कांग्रेस है कि रणदीप सुरजेवाला को सेंटर से नॉमिनेट होने के बाद भी ये लोग वोट नहीं डालेंगे। ये लोग पूछते हैं कि सरकार में सामंजस्य ठीक है कि नहीं है, क्या इन लोगों को ये पूछने का अधिकार है? लेकिन मैं एक चीज पूरी स्पष्टता से और जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब हम लोग मिलीजुली सरकार, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो जवाबदेही भी हमारी बनती है, जवाब जनता हमसे ही पूछेगी और जवाब भी हमें ही देने पड़ेंगे। देखिए क्या गठबंधन में कुछ तो रही है नहीं, देखिए सुनिए मैं जनता हूँ, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए ना प्रभु, सुनिए, मैं जनता हूँ, आप मेरे सामने आएंगे निकाय चुनाव में वोट मांगने, तो मैं तो पूछूंगी गांठ पड़ गई क्या सर? इसी काम के लिए आपको वोट दूं या जो सरकार ने किया है ये सरकार करेगी, या उसी काम के लिए मैं वंदना जी को वोट दूं? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब जनता पूछेगी तो गुलिया साहब बता देंगे राज्यसभा से कौन कहाँ से जा रहा है। आप गिनाएंगे कि हमने ये किया है, हम ये कर देंगे, तो आपको उसके लिए वोट देंगे कि बीजेपी को वोट देंगे? पशुपेश में है आवाम। हाँ, मैं आपका काम आसान कर रही हूँ सर। मुझे वोट मांगना होगा तो मैं आपके पास जाऊंगा और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अनामिका जी, हम लोग चुनाव में ये वादे करके गए थे, जनता ने पूरा मैंडेट हमें दिया नहीं, जनता ने हमें सिर्फ 90 में से 10 सीटें देने का काम किया जी। हमारी सरकार में हिस्सेदारी हुई, उसके बाद ये हमारे चुनावी वादे थे, ये हम लोगों ने इतने पूरे कर दिए या इतने पूरे नहीं किए हैं, क्योंकि 2.5 साल का सरकार का समय हुआ है, ये वादे हम पूरे कर पाए हैं। ये आपको तय करना है कि इन लोगों के इन वादों को पूरे करने के लिए हम संघर्षरत थे या भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्षरत थे। उनके चुनावी मैनिफेस्टो में ये चीजें थी कि जननायक जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में ये चीज थी। ये तय हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। सवाल छोड़ना चाह रही थी अजय गुलिया साहब, रुक जाइए ना, रुक जाइए सर, रुक जाइए, खटाना साहब रुक जाइए। अजय गुलिया साहब, मैं यही सवाल छोड़ना चाह रही थी कि इस पॉइंट के लिए, इस वादे के लिए हम प्रयासरत थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत थी, जनता तय करे। मान लीजिए 75% का ही आपने वहां पर जिक्र कर दिया, इस तरीके से आप लोग आमने सामने हो गए ना, फिर कैसे कह रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है? नहीं देखिए अनामिका जी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आज पहली बार मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा ये बात करता हूँ। आप मेरे खिलाफ खड़ी हैं तो भी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि लोकतंत्र इसको आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप मेरे साथ होते हुए भी मेरी खिलाफत कर सकते हैं। यहाँ आपने मुझे अजय चौटाला के उस बयान की ओर खींच लिया, जब आपने कहा कि आप मेरे खिलाफ खड़ी है तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अजय चौटाला ने कहा कि भाई हमने तो अपना गठबंधन धर्म निभाया है, उनका उनसे पूछ लो। मैं आ रही हूँ आपके पास वंदना जी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, इनसे एक लाइन का जवाब ले लूँ। क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर अजय चौटाला जी, अजय गुलिया जी, कि हमने तो अपना गठबंधन धर्म निभाया, मतलब बीजेपी ने नहीं निभाया क्या? खुल के पूछ ही लेती हूँ, फिर आप कहेंगे मैं ऐसा कह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ, बिल्कुल हम लोगों ने तो गठबंधन धर्म निभाया, पहले उपचुनाव में भी उनका साथ दिया। अब ये लोग लड़ना चाहते हैं अलग, अगर बोलिए आप बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अलग से चुनाव लड़ना चाहती है तो उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, वो लड़ सकते हैं। अगर भविष्य में भी वो ना लड़ना चाहेंगे हमारे साथ चुनाव, तो कौन को रोक थोड़ी सकता है, वो लड़े। अच्छी बात है, बिल्कुल आप जो कह रहे दुरुस्त फरमा रहे। मेरा सवाल लेकिन ये है कि हमने गठबंधन धर्म निभाया है, मतलब बीजेपी ने नहीं निभाया क्या? हाँ या ना? उनका फैसला तो हमें पता है, आप हाँ या ना बोलिए ना। नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नहीं, तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उपचुनाव में 2 उपचुनाव हुए, हमने उनकी मदद करी, उनके प्रत्याशियों को जिताने के लिए पुरजोर मदद करी। अब निकाय चुनाव वो अलग लड़ रहे हैं, तो उनकी सोच को दर्शाता है, ये तो स्पष्ट रूप से है। वंदना पोपली। अनामिका जी, मैं अभी आपकी बात को भी सुन रही थी और आपने अभी अजय चौटाला जी को भी लेकर एक प्रश्न पूछा। जहाँ तक गठबंधन धर्म निभाने की बात है, हमारा टाइप सरकार बनाने के लिए हुआ था और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि आगे जो इलेक्शंस होंगे उसके ऊपर ऐसा कोई बैठकर प्लान तैयार नहीं हुआ था कि कौन कैसे इलेक्शन लड़ेगा।
बहुत बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि गठबंधन सरकार चलते चलते बीच में तोड़ दी जाती है, लेकिन हम गठबंधन धर्म को लगातार निभा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अच्छे से अच्छा ऑप्शन जनता के लिए उस समय वही था, हमने उसको अडॉप्ट किया। सरकार अभी भी चल रही है, हमारे अपने जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो जेजेपी के हैं चाहे भाजपा के हैं, हम उनको लेकर सामने चल रहे हैं। लेकिन यही जो इलेक्शन है कहीं ना कहीं जनता के सीधे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर है। यहाँ पर अगर लगता है कि ऐसा कोई मुद्दा है जो जनता को लगता है कि कोई ऐसा छोटे स्तर पर कोई काम है वो अपने लोगों से करवाना चाहती है, तो वहाँ पर वो पहुंच सकती है। योजना बनाने का काम ऊपरी स्तर पर होता है, विधानसभा में होगा, लेकिन योजना को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम यहाँ पर निकाय स्तर पर होगा। तो ये मैं मानती हूँ कि जनता किसको पसंद करती है किसको नहीं करती है, हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ पर मनीष खटाना जी की भी बात को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि किस मुंह से जाएंगे आप। हम बिल्कुल क्लियर कहकर जा रहे हैं कि ये हमारा अपना दोनों पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का अपना ये फैसला था कि हम अलग चुनाव लड़ें और उसके लिए हम बीच में आ रहे हैं, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जजपा के बीच खड़े हैं। और सरकार में ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद जो कांग्रेस के भी अगर चुनकर आते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम उसकी दुर्भावना से काम करते हैं। अभी आप देखेंगे कि 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को दिए गए कि वो अपने अपने क्षेत्र में काम करा ले, चाहे वो पक्ष का है या विपक्ष का है। और हैरानी की बात है कि 90 में से 87 लोगों ने अपना काम दिया और जो 3 लोगों ने काम नहीं दिया उसमें भी कांग्रेस के थे। तो ये किस मुंह से अब ये जाएंगे कि जो इनको विपक्ष में रहते हुए भी पैसा दिया गया था उसको भी ये खर्च नहीं कर पाए जनता के लिए, जब पावर में आ जाएंगे तब क्या करेंगे? इसका जवाब तो यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता दे देंगे। बुनियादी सुविधाओं की बात करी, मैं पूरी बात कर लूँ, कर लीजिए अनामिका पूरी बात कर लूँ। बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे थे, बुनियादी सुविधाएं इनके लिए क्या होती थी? इनके लिए रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए एक दिन के लिए अगर आप खोल दें रजिस्ट्री तो वो उनकी बुनियादी सुविधाएं थी। अगर इन्होंने सोचा है तो नेहरू गांधी परिवार के लिए सोचा है, पूरा बोलूं तो मैं नेहरू खान गांधी परिवार के लिए सोचा है, उससे बाहर कभी निकले ही नहीं। अब आपस में ये इतना लड़ते रहते हैं तो ये किस मुंह से जाते हैं जनता के बीच में कि हम तो अपने नेताओं से लड़ रहे हैं, आप जितवा दीजिए। आपस में हमारी सुट फुटबॉल हो रही है पर आप उनको जितवा दीजिए। और एक और मैं उत्तर यहाँ पर देना चाहूंगी आरएलडी के प्रवक्ता को, जब वो अफसरवाद, सौदेबाजी, कमर्शियल पार्टी कह रहे थे तो मुझे बार बार मन में आता है इनेलो इनेलो इनेलो, है ना। तो ये मतलब किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं? आप अपना कार्यकाल देखिए, आपने किस प्रकार से चलाया, किस प्रकार की चीजें हैं। मैं ज्यादा उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहती, मेरी मंशा किसी का अपमान करने का नहीं है, लेकिन आप कमर्शियल पार्टी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं सबको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे इसमें। ठीक है, मैं आप ही से क्वेश्चन ले रही हूँ। आपने कहा, मैं एक बार फिर से इस चीज़ को समझना चाह रही हूँ वंदना जी, कि जब संख्या बल में आप कम रह गए थे तो सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ और बहुत अच्छे से आपके गठबंधन ने काम भी किया है। आप लोगों की कदम ताल ठीक रही, बिल्कुल मिठास के साथ वो काम दिख रहा था, लेकिन अब खटास दिख रही है। आपने कहा जब गठबंधन की सरकार हमने बनाई तब ये तय नहीं हुआ था कि आगे कौन सा चुनाव हम साथ लड़ेंगे और सारे चुनाव साथ लड़ेंगे। मैडम, तय तो ये भी नहीं हुआ था ना कि बाई इलेक्शन साथ लड़ेंगे। जेजेपी लगातार ये कह रही है कि बाई इलेक्शन में हमने इनका पूरा साथ दिया, हमने गठबंधन धर्म निभाया। अब इनकी ऐसी सोच है तो है। ये जेजेपी कह रही है। बात कर रहे हैं, अभी मैं सुन रही थी हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुभाष, नहीं मैं एक बार बात को रेफरेंस देना चाहती हूँ। सुभाष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में मजबूत है, तो मुझे याद है कि बड़ौदा जो है गांव से रिलेटेड ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। और इलाहाबाद में कहीं ना कहीं चौटाला परिवार का वर्चस्व शुरुआत से रहा है। उसके बावजूद भी गोपाल कांडा जी का सिंबल क्या था वो आप सभी को मालूम है, वो माफ कीजिएगा गोविंद कांडा जी का, उनका सिंबल कमल का रहा था। तो ये जब दोनों पार्टियों ने मिलकर ये बात की थी, ये डिसीजन लिया था, जेजेपी से हमने पूछा था तो उन्होंने अगर वो कहीं पे विड्रॉ किए होंगे तभी तो हम लोग आगे आए थे और साथ में मिले थे, इसमें कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल साथ में हमने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन यहाँ पर भी अगर हमारी पार्टी चाहती है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम इलेक्शन अलग लड़ना चाहते हैं तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन लोग ये जरूर जानना चाह रहे किंतु परंतु कोई उठा के भी क्या करेगा मैम? आपने अकेले लड़ना है तो लड़ना है, हार या जीत जो भी तय करेगी वो जनता तय करेगी। कोई किंतु परंतु करके किसी को क्या हासिल हो जाएगा? लेकिन ये जरूर जानना चाह रहे हैं सभी कि ये क्यों तय हुआ कि आप अकेले लड़ेंगे, क्या वजह रही?
आप कह रही है कि कार्यकर्ता चाहते थे, कार्यकर्ताओं ने ऐसी सोच क्यों रखी? देखिए, सरकार और पार्टी का काम अलग अलग होता है और सरकार में दोनों पार्टी हैं और दोनों पार्टी बहुत अच्छे से सरकार को चला रही हैं। जब हमारी प्रदेश इकाई की बैठक हुई तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस बार के जो चुनाव है वो हम अलग अलग लड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो है नगर निकाय में मुद्दे अलग होते हैं। कई बार व्यक्ति को देखकर भी वोट मिलते हैं, व्यक्ति का जो काम होता है उसके हिसाब से भी वोट मिलते हैं। हमने कोई हार्डकोर कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार नहीं करी है। हम चाहते हैं वो व्यक्ति जो निचले लेवल पर लोगों से जुड़कर काम कर सकते हैं वो आगे आए, हम उनको सिंबल दें, उस पर वो इलेक्शन लड़े। और ये जो छोटे लेवल पे इलेक्शन है वो छोटी मोटी समस्याओं से जुड़े हुए हैं लोगों की, तो उनकी समस्या को सॉल्व करने की बात। ठीक है सुभाष जी, क्या सब कुछ इतना इजी लग रहा है, ऑल इज वेल लग रहा है जितना कहा जा रहा है? क्योंकि जेजेपी का ये कह देना, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जेजेपी को ब्रेकिंग न्यूज के थ्रू ये पता चलता है कि इस तरह का कोई फैसला बीजेपी ने ले लिया, उनके गठबंधन भाई ने ले लिया है, पहली बात। दूसरी बात, अजय चौटाला का ये बयान, बड़ा बयान कि भाई हमने तो निभाया है गठबंधन धर्म, उनकी ऐसी सोच है तो इसमें क्या किया जा सकता है, आप उन्हीं से पूछ लो। क्या किसी तरह के खटास की ओर ये इशारा नहीं है? क्या वाकई ऑल इज वेल है जैसा बीजेपी कह रही है, या बीजेपी ने किनारा कर लिया है और कह नहीं रही है? सवाल है। देखिए अनामिका जी, अगर हरियाणा की राजनीति का इतिहास देखेंगे और उसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल का, तो बंसीलाल जी के जमाने से लेकर अब तक, हालांकि उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करूंगा, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हरियाणा की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अकेले अपने खुद स्वयं अलग हट करके हमेशा निर्णय लेती रही है। जब भी गठबंधन किसी के साथ हुआ है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे इनेलो के साथ गठबंधन हुआ हो, चाहे अब जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ हो, तो बंसीलाल जी से लेकर अब तक का ऐसा इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस बात को डिनाय नहीं कर पाएंगी। रही बात ये जो विरोधाभासी स्थिति पैदा हुई है, आज ये कह रहे, आज इनको ख्याल आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहते। कार्यकर्ता तो तब भी नहीं चाहते थे जब आप विधानसभा चुनाव लड़े थे और एक दूसरे को जमकर उसकी आलोचना आप करते थे, उनकी खामियों को उजागर आप करते रहे थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप और उनकी खामियों की बातें या फिर उनकी सोच को लेकर आप हमेशा चिंता व्यक्त करते रहे थे हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने। आज आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मंतव्य की चिंता हो रही है। सवाल ये उठता है बड़ा कि जो सरकार है, दो पार्टी यानी दो दलों के बीच में अगर किसी बात को लेकर सहमति बनती है तभी जाकर सरकार का गठन, गठबंधन सरकार का गठन होता है। तो अगर आज आप दोनों ही पार्टियों, हालांकि जेजेपी को मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता क्योंकि भाजपा ने इसकी घोषणा की है और वो कहते हैं कि कार्यकर्ता नहीं चाहते, तो कार्यकर्ता तो हरियाणा की जनता है। अगर आपके कार्यकर्ता हैं तो वो हरियाणा की जनता है। इसका मतलब है कि हरियाणा की कुछ ऐसी जनता है जो आपके समर्थक हैं, वो नहीं चाहते कि जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन रहे। फिर आपको क्या परेशानी है? क्यों आप गठबंधन में सरकार चलाना चाहते हैं? सर थोड़ा सा मुझे आगे और बढ़ा, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ इसको। आप ही के पास एक सवाल केवल कि क्यों, आखिर आप क्यों ऐसा, क्यों आज आपने अपने गठबंधन के दल को आप स्थिति स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टीकरण जारी करने के लिए आज आप मजबूर क्यों किया? क्यों आपके दोनों के नेतृत्व के बीच में इस मुद्दे को लेकर कभी बैठक क्यों नहीं हुई? अगर हुई तो उसका खुलासा करना चाहिए और नहीं हुई तो ये तो बहुत बड़ी बात है और बड़ी एक राजनीतिक घटना का इशारा कर रहा है। सुभाष जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर ये केवल निकाय चुनाव तक है तो ठीक है, तभी अगर मगर को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव में जो ये मीठी खीर खट्टी होने लगी है, ये खटास अगर आगे बढ़ती है, ये कहते हुए मैं बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, विश्लेषक भी हैं, तो आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? संख्या बल का किसी तरह का कोई खेल आगे दिख सकता है क्या? हाँ देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक नया राजनीतिक फॉर्मूला हरियाणा में तैयार हो सकता है। उसी दिशा में ये कदम आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर दोनों राजनीतिक दलों के नेतृत्व के बीच में अगर
मतभेद हो या मनभेद हो, जिस प्रकार के शब्द राजनीतिक दल अक्सर अपनी सुविधानुसार उपयोग करते हैं, अगर इस प्रकार की खटास है और उसमें दरारें या कोई अगर हेयर लाइन भी उसमें पैदा हो रही है, इसका मतलब है कि उस दोनों के बीच की दूरियां आने वाले समय में और बढ़ेंगी। अगर नहीं बढ़ेंगी तो मेरा सवाल ये है, मैं ये कहता हूं कि आप जब चुनाव में जाएंगे, चाहे चाहे शहरी निकाय का चुनाव हो या ग्रामीण निकाय का चुनाव हो, आप जाएंगे, आप चुनावी घोषणा पत्र भी अपना जारी करेंगे। संबंधित क्षेत्र के लिए आप अपने जो विकास के मॉडल हैं जनता के सामने आप रखेंगे, जैसे अभी सभी प्रवक्ता अपनी अगर ऐसा होता है सर सुभाष जी, अगर ऐसा होता है तो किस तरह का समीकरण आपको बैठता हुआ दिख रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया, उनकी राहें आसान होंगी। अगर मैं एक शर्त लगा रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी फायदे में रहेगी। इन दोनों पार्टियों के बीच में जिस तरह का संघर्ष अब शुरू हो चुका है। तीसरी बात, क्योंकि एक और नया खिलाड़ी सामने है, हम सबको पता है, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है और वो भी बहुत तीव्र गति से अपने को विस्तार देने की कोशिश में उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। तो आप केजरीवाल कह भी रहे हैं, हरियाणा का लाल केजरीवाल, बिल्कुल उसके एग्जिस्टेंस को आप इस तरह नकार नहीं सकते। मेरा एक सवाल अनामिका जी, मैं ये बात कहकर मैं खत्म करूंगा कि मैं ये कहता हूं, जब आप चुनाव में जाओगे, चुनावी घोषणा पत्र आप दोनों पार्टियां सामने रखेंगे, आप दोनों की खामियों को, उनके विकास मॉडल को, क्या है एक दूसरे के विकास मॉडल की आलोचना आप करेंगे, इसके लिए आप तैयार हो रहे हैं मानसिक रूप से? दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री एक तरफ आपने देखा पिछले जो उपचुनाव हुए हैं या फिर नगर निगम के जो 3 चुनाव की बात कांग्रेस प्रवक्ता ने की थी, निश्चित रूप से मैं कई उनकी बातों से मैं सहमत हूं कि नगर निगम जो अब चुनाव हो रहे हैं, इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव की कमान संभाल रहे थे, अगर आपको याद हो चुनाव की कमान, तो उसी तरह से उप मुख्यमंत्री एक तरफ जेजेपी की चुनावी कमान संभालेंगे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जाएंगे। क्या एक दूसरे की सरकार में रहते हुए आलोचना करेंगे? क्या जो आलोचना कैसे करेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल। और कैबिनेट का एक जो सेट फॉर्मूला होता है, क्या आप एक कैबिनेट में रहते हुए एक दूसरे की आलोचना कैसे करेंगे? अगर आप करेंगे तो आप 2 में से किसी एक को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद आपको मैदान में आना चाहिए, एक दूसरे की आलोचना करना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठा दिया है, मुझे तुरंत आप लोगों के पास आना चाहिए। इस सवाल को यही रखते हैं अमनदीप जी और मनीष खन्ना जी, जल्दी बात पूरी कीजिए तो मैं यहीं से डिबेट को फिर आगे बढ़ाऊंगा। अमनदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी अनामिका जी, जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने स्वीकार ही किया कि हमारा तो गठबंधन केवल सरकार बनाने के लिए हुआ था। इनको थोड़ा बेसिक चीजें नहीं पता। सरकार बनाने का काम होता है लोगों को फायदा देने के लिए, ना कि ये कि आपको सरकार बनाने की जरूरत है। उसकी जरूरत किस लिए है कि केवल मात्र केवल भ्रष्टाचार किया जा सके और पैसा कमाया जा सके। और दूसरी बात, ये जो आपने आज का मुद्दा रखा है, इसका एक उदाहरण हमारे सामने आ भी चुका है। कलायत के अंदर खूनी संघर्ष हुआ, भाजपा और जजपा के आप मुख्यमंत्री बनिए, आप ही भ्रष्टाचार के लिए गए थे क्या? सरकार में नहीं बोल रहे हैं अभी इनेलो को सुन रही हैं आप? इनको हुड्डा साहब नजर आ रहे हैं सारी चीजें। खटाना साहब नहीं बोल रहे हैं मैम, रुक जाइए। अनामिका जी, आपके डिबेट में एक चीज और जोड़ता हूँ। कलायत के अंदर इसी निकाय चुनाव को लेकर के जजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष भी हो चुका है। तो जिस चीज का अब ये जो लोगों के सामने जाएंगे ना, इनका बेनकाब हो पहले भी लोगों के सामने हो चुके हैं। केवल इनका गठबंधन करने का मतलब यही नहीं था कि भाई बस ये जो भ्रष्टाचार है उसके अंदर एक दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहते। क्या कहना चाह रहे हैं? अलग हो जाना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि अलग हो जाओ? नहीं, हम तो देखिए, अलग होना और साथ होना, इनका कोई राजनीतिक समझौता नहीं है। साथ में अगर आप कह रहे हैं ना मिसमैच है, जमुना पार करने वाले, जमुना जिसको पार कराना था उसके साथ हो गए हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? अलग हो जाओ, अभी से भी अलग हो जाओ। अरे बोलिए ना सर, खुल के बोलिए। अरे खुल के तो बोल रहा हूँ मैडम, सुन तो लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सौदेबाज लोग हैं। अच्छा। अलग हो ना हो, इनका केवल काम है सौदाबाजी। यहाँ फेल हो गया ना अगर आपके हिसाब से भी चले तो। राजनीतिक सिद्धांतों पे समझौता नहीं हुआ है। ये राजनीतिक सिद्धांतों पे कोई गठबंधन नहीं हुआ है। ये लोगों के कोई मुद्दों के ऊपर गठबंधन नहीं हुआ है कि एक मांग जजपा की थी और एक भाजपा की, दोनों ऑपोजिट मांग थी, लेकिन गठबंधन में ऐसी कोई शर्त रखी गई। ये केवल मुझे बहुत अहम सवाल का जवाब देना। देखिए, बात
चाहे इनेलो कर रहे हो चाहे कोई भी कर रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सपने में भी हुड्डा साहब नजर आने लगे हैं। क्यों? अभी जो फतेहाबाद की रैली हुई थी और जिस तरीके से हजूम हुआ, दोपहर को 45 डिग्री की टेम्परेचर में लोग इकट्ठे हुए और ये वापस 2019 में पहुंच गए कि हुड्डा साहब। मैं एक बात कहता हूं, मेरी बहन ने अभी वीएसपी की बात करी, रॉबर्ट वाड्रा की बात करी, तो क्या आप जनता के चुनाव में जन सुविधाओं के लेकर और जो मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है वहां वाड्रा जी की बात करेंगे? और रजिस्ट्री की जो आप बात कर रहे थे, क्या आपको इस संज्ञान में है कि गुड़गांव में रजिस्ट्रियां कब से बंद है और कितने पैसे लेकर रजिस्ट्री होती हैं? क्या आपको इस बारे में शायद सारा कुछ ज्ञान होगा? और जो मेरे भाई अभी गुलिया साहब कह रहे थे कि हमने उपचुनाव में साथ दिया और अपने मुद्दे उठाए, तो आप सरकार में हैं, आप मुद्दे उठाने के लिए नहीं है। जो मुद्दे आपके थे आप उनको पूरा करने के लिए हैं। अगर आप उन मुद्दों को पूरा नहीं कर सकते तो आपको सरकार अभी भंग कर देनी चाहिए नैतिकता के आधार पर। जो 5,000 रुपए पेंशन की बात हुई थी बुजुर्गों की, अगर आप वो पूरा नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। 75% आरक्षण की बात हुई थी युवाओं के रोजगार की, अगर आप पूरा नहीं कर सकते और आज भी आप सरकार में रहकर सारे मलाईदार, अगर आप महकमे होने के बाद आप सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, मैं खटाना साहब भी वहीं पे पहुंच गए जहां सुभाष चौधरी ने सवाल आप दोनों के लिए छोड़ा था। बहुत कम वक्त दूंगी, लेकिन आप लोगों से विस्तृत मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें पॉइंट टू पॉइंट। जब आप लोग अपना अपना बीजेपी अपना जेजेपी अपना विकास मॉडल लेकर निकाय चुनाव में जनता के बीच में जाएगी तो वो एक दूसरे से बेहतर, एक दूसरे को साबित, अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए अगले को गलत कैसे बताएगी? और अगर बताएगी तो फिर नैतिकता के आधार पर एक ही कैबिनेट का हिस्सा होने के चलते इस्तीफा देगी क्या? अजय गुलिया साहब पहले आप। नहीं, देखिए अनामिका जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब आप एक कैबिनेट में हो और एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करेंगे तो ये नैतिकता की बात है कि आपको साथ रहने का अधिकार नहीं। हाँ। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको कह देता हूं कि चुनाव में जाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए हम लोगों के पास 10 सीटें थी, हम लोगों ने इतना काम किया। और ये मनीष खटाना जी, मैं तो इनको समझता हूँ जैसे राज्यसभा में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, ये प्रवक्ता तो हरियाणा प्रदेश के हैं लेकिन रहते किसी दूसरे राज्य में। इनको पता नहीं कि 75% का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिल गया है। इसका विरोध तो कांग्रेस के लोगों ने किया था। स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका विरोध किया कि नहीं होगा, ये होगा, इंडस्ट्रीज कैसे लेंगे इसको, कैसे समझेंगे। स्वागत करते हैं इंडस्ट्रीज ने बैठ करके मीटिंग करी ना दुष्यंत जी के साथ, हम स्वागत करते हुआ ना। क्या आप गुलिया साहब क्या आरक्षण करते हैं? अरे क्या आरक्षण, क्या स्वागत करेंगे? अभी तो कह रहे थे किया नहीं। 70% आरक्षण अभी तो कह रहे थे किया नहीं, हम कह रहे हैं स्वागत करते हैं। रिपीट नहीं, हो गया बस जल्दी से। मुझे वंदना जी से भी जवाब लेना है, वाइंड अप कर देगा पीसीआर, पहले डिबेट वाइंड अप हो जाएगी। सर जल्दी से अजय जी। अजय जी तो देखिए अनामिका जी, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक दूसरे से के ऊपर हम अगर इस प्रकार से प्रहार करेंगे तो हमारे कैबिनेट में प्रहार से बचेंगे कैसे सर? मैं अगर जाऊंगी, मैं अपने विकास मॉडल को बेहतर बताऊंगी तो मैं सामने वाले के विकास मॉडल को कमतर बताऊंगी ना। प्रहार से आप बचेंगे कैसे? ऑप्शन क्या है? नहीं अनामिका जी, ये तो ऐसे लड़ेंगे ना कि 10 सीटें देकर के इतना काम करा है। हाँ। आप यहाँ भी हमारी सरकार बनाए और बेहतर काम करने का काम करेंगे। बोबली जी यही सवाल। अनामिका जी, कीचड़ उछाल कर इलेक्शन लड़े जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप अपने विकास मॉडल को आगे रखेंगे तब भी उसके बाद आप अपने इलेक्शन को जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि जब अच्छा काम किया है और हम अगर जनता को दिखाएंगे तो जनता इस चीज को समझेगी और उनको जो व्यक्ति अच्छा लगेगा उसको वो चुनेगी। जो अच्छा काम किया है वो एक सरकार ने किया है, एक कैबिनेट ने किया है, अलग अलग उसका श्रेय कैसे लेंगे? मैं आरक्षण पर भी अगर दूंगी तो मैं जेजेपी को वोट दूंगी, आपको वोट दूंगी। दोनों की योजनाएं अलग होंगी, दोनों की योजनाएं कहीं ना कहीं अलग होंगी, व्यक्ति अलग होंगे। व्यक्ति के नाम पर भी व्यक्ति का जो पर्सनल कैरेक्टर है उस पर भी क्वेश्चन जा रहा है। मनीष खटाना कह रहे हैं कि आधी वोट दोनों को दे देंगे, बाद में मिल जाएगी। देखिए यही तो विरोधाभासी बातें हैं। आपको फिर भी नहीं मिलेगी मनीष खटाना जी, आपको फिर भी नहीं मिलेगी। हमारे हमें हरियाणा की जनता का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। हो गया सर, प्लीज
सुभाष जी 10 सेकंड में समाप्त। जी मैं वही कह रहा था, ये जो विरोधाभासी स्थिति है इससे इन दोनों दलों को बचना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है और भी इनके लिए कठिन होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आप पैनल में आए, शामिल हुए और गठबंधन में दरार का ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पर हमने बहुत कुछ बातचीत की। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, देखते हैं। अभी तो ये चुनावी रंग अपने शबाब पर है और जैसे जैसे ये और ज्यादा शबाब परवान चढ़ेगा हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।